नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। जैसा कि आपको पता है, स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में हमारा युवा चेतना पखवाड़ा चल रहा है। तो आज उस पखवाड़े में आई हैं हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अवध प्रांत की सहमंत्री लक्ष्मी पांडे जी। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय स्वयं दें। धन्यवाद बहुत बहुत अनिल जी। जैसा कि भाई साहब ने अभी मेरा परिचय दिया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत की प्रांत सहमंत्री मैं हूँ। ये विद्यार्थी परिषद देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और मुझे गौरवान्वित मैं होती हूँ कि मैं उस छात्र संगठन की प्रांत सहमंत्री हूँ। जैसा कि आज भाई साहब ने अभी बोला कि अभी ये युवा पखवाड़े का अंतिम दिन है, तो मैं अपने जो शब्दों की शुरुआत करती हूँ तो स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों से ही करना चाहूँगी कि जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। मैम, स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन से आप कैसे प्रभावित हैं और वो प्रेरणा स्रोत आपके कैसे बने? स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन से अगर हम बात करें तो मुझे ध्यान आता है हम सभी को कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में पुनर्स्थापित करने के लिए शिकागो धर्म सम्मेलन में जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी तो मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की थी। तो उनसे ये ज्ञात होता है कि उनका जो विचार था, उनका जो मानना था, वो हर एक सबके लिए एक बंधुत्व की ऐसा उनका मानना था कि हर एक व्यक्ति मेरा भाई और बहन है। तो अगर हम उसको ध्यान में रखते हैं तो मुझे जैसा कि भाई साहब ने कहा कि वो आपके किस प्रकार से प्रेरणा स्रोत हैं, तो मैं अभी जब उनके बारे में जब पढ़ रही थी तो एक बात आई कि समरसता की बात आती है, हमारे यहाँ परिषद में समरसता की बात की जाती है। तो एक मुझे ध्यान में आया, जैसा एक बार मैं उनकी कहानी पढ़ रही थी तो उन्होंने बताया कि एक महिला ने उनसे पानी मांगा कि नहीं, वो महिला से पानी मांगते हैं तो कहते हैं कि माताजी मुझे पानी चाहिए। तो माताजी एकदम से बहुत ही व्याकुल होते हुए कहती हैं कि मैं तो बहुत ही निम्न कोटि की व्यक्ति हूँ और आप मुझसे पानी पीने की बात मुझसे पानी लेना चाहते हैं। तो माता जी से वो कहते हैं कि मैं आपसे माताजी, मेरे प्यास लगी, मैं आपसे पानी मांग रहा हूँ, मैं अपने प्यास बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत है मुझे आपकी जाति या किसी धर्म या समुदाय से, मैं समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी जाति की हो, मैंने देखा उनके में वो किसी भी प्रकार के कोई भी जाति या समुदाय से बिलोंग करता हो, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो सबको, अगर कोई बड़ा है तो उसको एक माताजी की तरह या पिताजी की तरह, इस तरीके का उनके अंदर प्रेम और भाव था। और मुझे लगता है कि ऐसा सभी के अंदर होना चाहिए कि जो जाति धर्म भेदभाव से जोड़ते हैं लोगों को, आजकल जो हम लोग सबके मध्य में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन सब से ऊपर उठकर उनके मन में एक हिंदुत्व की भावना होना चाहिए। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी के इस आइडल से मैं बहुत ज़्यादा ही मुझे प्रेरणा मिली है और मैं उसी पे काम करना चाहती हूँ। मैम, जैसा कि पूरे भारत को स्वामी जी पूरे विश्व को अपना परिवार मानते थे, स्वामी विवेकानंद का युवा भारत पर क्या प्रभाव है? अगर हम युवा की बात करते हैं तो मेरे संज्ञान में आता है कि युवा का अगर हम उल्टा करें तो वायु बन जाता है, और वायु में इतना वेग होता है, अर्थात युवा के अंदर इतना वेग होता है कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए मुझे आइडल की ज़रूरत होती है, और वो आइडल अगर हम स्वामी विवेकानंद जी को बनाते हैं तो वो व्यक्ति जिस युवा ने आइडल अपने स्वामी विवेकानंद जी को बनाया होगा, वो युवा भारत के देश के अपने राष्ट्र के प्रति
एक अच्छा काम करने की कोशिश करेगा और एक अच्छा काम करेगा। हम जैसे कि अभी वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि आदरणीय नरेंद्र जी जैसे लोग जिन्होंने अपना आइडल स्वामी विवेकानंद जी को बनाया। तो आपका क्वेश्चन था कि युवाओं पर उनका क्या असर है स्वामी विवेकानंद जी का। तो स्वामी विवेकानंद जी की जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि उनके अंदर जो दया और करुणा का जो भाव था, अगर वो युवा ग्रहण करता है तो आज मुझे लगता है कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो एक प्रसंग है कि स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए जा रहे थे तो माता जी से जाने के लिए अनुमति जाते हैं, बोलते हैं कि माता जी मुझे शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का परचम लहराना है, मुझे अनुमति चाहिए। तो माता जी कहती हैं कि नरेंद्र एक काम करना, वो चाकू है पास में रखा, वो उठा लाना। तो नरेंद्र जाकर चाकू लेकर आते हैं और माता जी को देते हैं। तो माता जी बोलती हैं कि ठीक है नरेंद्र, अब तुम जा सकते हो। नरेंद्र जी एकदम से स्वामी जी को आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि माता जी ने चाकू मंगाया और उसके पश्चात कह रही हैं कि आप जा सकते हो, ऐसा क्या है। तो फिर वो पुनः उनसे जिज्ञासु टाइप के थे स्वामी विवेकानंद जी, तो उनसे पूछते हैं कि माता जी आप मुझे ये तो बताइए कि आपने चाकू उठाने के पश्चात चाकू मुझसे ले लिया, उसके पश्चात आपने बोला कि आप जा सकते हैं और आप इससे पहले भी तो आप मुझसे बोल सकते थे। तो बोलते हैं कि बेटा जिस टाइम आप मुझे चाकू दे रहे थे उस टाइम जो चाकू का जो तेज धार थी वो आपके हाथ में थी और जो एक सुरक्षित हिस्सा होता है वो आपने मेरे हाथ में दिया। तो इससे ये ज्ञात हो गया कि तुम अब किसी का अर्थात तुम सभी का भला करने के लिए अब दूसरे देश में जा रहे हो। और इससे ज्ञात होता है कि स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही करुणा भाव से भरे हुए, उनके अंदर दया भाव था। अगर ऐसी कि कोई भी युवा अगर उनसे प्रेरणा लेता है तो अच्छा रहता है। उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्रीयता के प्रति, उनको देश के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने भारत, जैसा कि बाहर विदेशों में कहा जाता था भारत तो सपेरों का देश है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ वो सहिष्णुता वाला देश है, ऐसे कई प्रकार की बातें की जाती थी जिसका परचम शिकागो धर्म सम्मेलन में अमेरिकी भाई बहनों का संबोधन करके उन्होंने लहराया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो भारत के लिए किया है वो सच में इतना अच्छा योगदान रहा है भारत के लिए उनका कि अगर मैं तो सभी दर्शकों से और सभी भाई इस दैनिक जागरण, जन जागरण न्यूज जो भी देख रहा है, सभी युवाओं से मेरा आग्रह है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अवश्य एक बार पढ़ें ताकि आप। मैम आपने स्वामी जी के युवा पर क्या प्रभाव युवा भारत पे है बताया, बहुत अच्छा। मैम अब संस्कृति से उलझता भारत, जैसा कि अब संस्कृत से विमुख होता जा रहा, अब संस्कृत से उलझता भारत कैसे स्वामी जी के आदर्शों को आत्मसात करेगा? आपने जैसा कहा कि मुझे तो थोड़ा सा हम सबका दुर्भाग्य है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का परचम विश्व में लहराया। उसके पश्चात अपनी भारतीय संस्कृति को वहाँ पे इतनी बड़े मंच से उन्होंने पुनर्स्थापित करने के लिए वो शिकागो धर्म सम्मेलन न जाने कितने संकटों को पार करके गए और उसी देश का युवा आज इतनी जो हमारी पश्चात संस्कृति है उसमें उलझता चला जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखपूर्ण है और इसमें कहीं ना कहीं हम सब ही भागीदार हैं। युवा वह पीढ़ी होती है कि जिसके कंधों पर भारत का भविष्य तय होता है, जिसकी दशा ही समाज में दिशा तय करती है। और वो पीढ़ी अगर किसी अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करे तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बनेंगी। लेकिन इन सब की बात जब मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि भारत में कुछ आज भी ऐसे लोग हैं जो इसका बीड़ा लेकर चल रहे हैं कि हम संस्कृति को
पुनः विश्व गुरु अपनी संस्कृति से हम भारत अपनी संस्कृति को पूरे विश्व में दिखाएं। तो आप देख भी रहे होंगे कि अभी अपना जो 144 साल बाद महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, तो अब इसके तहत देखते हैं कि भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में पूरा विश्व देख रहा है और पूरा विश्व इस संस्कृति को जानने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा कि लाखों करोड़ों की भीड़ में प्रयागराज में लोग स्नान कर रहे हैं आज। लेकिन जब हम बात करते हैं, दीदी रोक देना एक सेकंड, मुझे कुछ टॉपिक लिख लेना सर। वो ड्रैग्स पाश्चात्य नहीं, पाश्चात्य होगा, पाश्चात्य वेस्टर्न, पाश्चात्य युवा भटकाव नहीं, को जो वेस्टर्न जो है जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि युवा भटकाव को रोकने के उपाय, क्यों इतना पाश्चात्य संस्कृति में उलझता चला जा रहा है अपना युवा, तो मुझे ध्यान आता है कि अपना जो युवा है वो आजकल जो ड्रग्स है, जो नशा जैसी चीज़ें हैं, उसे वो फैशन मान बैठा है और वो फैशन के तहत इन सारी चीज़ों को ग्रहण करता है। उसको लगता है कि सामने वाला अगर ये काम कर रहा है, अगर हम नहीं करेंगे तो मैं बहुत पीछे छूट जाऊंगा। वो मॉडर्न ज़माने में इन सारी चीज़ों को फैशन मानता है और वो ये कहीं भूल जाता है कि वो उस स्वामी विवेकानंद जी के सपनों के भारत में जी रहा है, जो इन्होंने कभी कहा था कि मेरा जो युवा है वो ऐसा होगा जो हर एक व्यक्ति को दिशा देगा, मार्गदर्शन करेगा। वो छोटी सी उम्र में 8 साल की उम्र में शंकराचार्य बनेंगे। वो हमारे स्वामी विवेकानंद बनेंगे, दयानंद सरस्वती बनेंगे। वो भूल गया है, वो सिर्फ ड्रग्स, डांस, बार, इन सारी चीज़ों में इतना उलझ गया है। तो मैं तो सभी युवाओं से कहना चाहूँगी कि आप स्वामी विवेकानंद जी के जो सपनों का भारत था उसकी ओर अग्रसर हो। और इस पे हम एक गुजारिश करना चाहेंगे अभिभावकों से कि आप भी थोड़ा सा संस्कार देने की कोशिश करें, क्योंकि संस्कार विहीन युवा अगर शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वो एक, जैसा मेरे सर कहा करते थे कि एक मूर्ख व्यक्ति समाज को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि साक्षर व्यक्ति, अगर वो संस्कार विहीन शिक्षा उसने ग्रहण की है तो वो पहुंचाएगा। तो इसीलिए मुझे दर्शकों से, अभिभावकों से, सभी से मेरा कहना है कि आप अपने बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा दें, ना कि संस्कार विहीन शिक्षा। मेरा कहना ये नहीं है कि आप बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में ना पढ़ाएं, आप पढ़ाइए उन्हें, लेकिन आप उनको ये भी सिखाइए कि ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति, ये सभ्यता है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आज के युवा को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जिनके आइडल माइकल जैक्सन जैसे लोग हो चुके हैं? आपने सही कहा कि माइकल जैक्सन जैसे लोग आज बहुत सारे लोगों के आइडल बन गए। बहुत सारे लोगों के आइडल प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग भी बने हैं। वो भूल जाते हैं लोग कि महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर और रानी पद्मावती जैसे लोग भी इस भारत भूमि पे जन्म लिए थे। वो भूल जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भारत की आज़ादी के लिए लगा दिया। मुझे दुख होता है कि माइकल जैक्सन जैसे लोगों को अपना जो भारत का युवा है वो आइडल मानता है। तो इस बार मैं फिर से उन लोगों से गुजारिश है, मेरा आग्रह है कि एक बार अपने बच्चों को जो इतिहास है वो जो अवश्य पढ़ाएं। वो इतिहास मत पढ़ाएं जो लॉर्ड मैकाले के टाइम पे लिखा गया। आप उनको वो इतिहास पढ़ाइए जो रियल इतिहास है। उसकी ओर एक बार मैं फिर से कहूँगी कि एक बार स्व का पहचानने की कोशिश करें। हर एक युवा अगर स्व को पहचान लेगा तो वो कभी भी माइकल जैक्सन जैसे लोगों को अपना आइडल नहीं बनाएगा। अभी आपने देखा है कि अभी हमने जल्दी में देखा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे हमारे भोजन ग्रहण करते हैं। पहले हम भोजन जब ग्रहण किया करते थे तो हम वैदिक मंत्रों के उच्चारण से शुरुआत करते थे
भोजन को ग्रहण करने, अपना हम पठन पाठन करते थे तो गुरुकुलों में जाके करते थे। वो सारी सभ्यताएं, संस्कृति खो गई है। और हम अगर आज मेरा जो बच्चा छोटा सा, अगर छोटे से भी बच्चे मैं देखती हूँ कि जब भोजन ग्रहण करते हैं तो बिना फ़ोन के वो भोजन ही नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगर इन छोटी-छोटी जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है, उनको जब हम ये चीज़ें अभी से सिखा देंगे, माना थोड़ा-सा उनको उनके साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माँ-बाप ने भी तो मुझे ऐसे ही पाला था। तो मुझे लगता है कि आने वाली जो मेरी पीढ़ी है और जो वर्तमान पीढ़ी है, तो आने वाली पीढ़ी को ना बिगाड़े, इसलिए मेरा एक विशेष आग्रह उन लोगों से भी रहेगा कि बच्चों के साथ थोड़ा-सा आप खुद को भी बचपना बनना पड़ेगा, बच्चों की तरह रहना पड़ेगा, और उससे आप थोड़ा-सा उनके साथ खेलिए, तब इनको खिलाने की कोशिश करिए, ना कि आपने उनको एक फ़ोन दे दिया, उसमें भटका दिया और फिर हम चिल्लाएँ कि माइकल जैक्सन और प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान जैसे लोग उनके आइडल बन रहे हैं, तो फिर ये मुझे लगता है कि एक गलत ही होगा। आप उनको क्यों नहीं भारत की संस्कृति के बारे में बताते हैं? आप क्यों नहीं उनको रानी पद्मावती जैसे लोगों की कहानियाँ सुनाते हैं? क्यों नहीं आप बताते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी ने, एक ऐसी लेडी हुई थी जिन्होंने अपने दो लगामों को अपने मुँह में कसकर दोनों हाथों से तलवारें चलाई थी। आप क्यों नहीं उनको बताते? तो आप उनको बताइए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने लोगों को ऐसे बताते भी हैं, और जिसका एक इफ़ेक्ट भी है कि बहुत सारे लोग ऐसा समाज में हैं जो इसका कार्य भी कर रहे हैं। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि दैनिक जनजागरण न्यूज़ से इतने अच्छे से पखवाड़े का आयोजन किया गया, इतने अच्छे लोगों तक पहुंचकर उनसे विशेष आग्रह करके उनसे बात कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रयास है, और मुझे लगता है कि कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो तो उसको अगर हम ज़्यादा उस पे ध्यान देंगे तो वो और बढ़ती चली जाएगी, बल्कि हम उससे बड़ी लाइन को खींचने का प्रयास करें, और सामान्यतः छोटी लाइन तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद। मैम, ज्ञान सम्मान के लिए जरूरी है, इसे कहाँ तक देखते हैं? और ये आखिरी क्वेश्चन है मैम, ज्ञान सम्मान के लिए जरूरी है, इसे कहाँ तक देखती हैं आप? बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि जो ज्ञान है वो सम्मान के लिए ज़रूरी है। अगर सम्मान की हम बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमें सम्मान प्राप्त हो, लेकिन मुझे ध्यान आता है मेरे पूर्वज कहा करते थे कि अगर आप सम्मान देंगे तभी आप सम्मान पाएंगे। तो ज्ञान ज़रूरी नहीं आपको पूरे शस्त्रों का ज्ञान, शस्त्र शास्त्र दोनों का ज्ञान हो। ऐसा नहीं है कि कभी विद्यालय ना जाने वाला व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, और विद्यालय जाने वाला ही व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी व्यक्ति घर में रहकर भी, हमारी जो जिनको हम लोग गृहिणी बोलते हैं, माताजी होती हैं हमारी, वो भी ज्ञानी हो सकती हैं, उनके पास भी ज्ञान होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि ज्ञान सबको अलग अलग फील्ड का अपना अपना ज्ञान होता है। कि जैसे अगर हम लता मंगेशकर जैसे बोले कि आप भी नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंकें और आपको सम्मान प्राप्त होगा, तो वो नहीं कर सकती हैं। तो उनके लिए वो संगीत ही सबसे अच्छा, तो वो अपने अपने हुनर के साथ, अपने जिस फील्ड में जिसको हुनर है, जिस फील्ड का जिसको ज्ञान है, वो उसके तहत वो ज्ञान प्राप्त करता है, और वो उसके तहत सम्मान प्राप्त करता है। और मेरा मानना है कि सम्मान तो आपको प्राप्त होगा अगर आपको ज्ञान है। ये बहुत ही रिसर्च करने वाला विषय है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये आपका विषय सुनकर, आपका क्वेश्चन सुन के। तो मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर किसी भी फील्ड का ज्ञान है, अगर नीरज चोपड़ा जी हैं तो उनको भाला फेंकने का ज्ञान है, तो वो फेंकते हैं, और इन्होंने फेंका, भारत के लिए गोल्ड जीत कर लाए, तो आप ऑब्वियसली किसी को सम्मान के हकदार रहेंगे। तो आप सुन रहे थे लक्ष्मी पांडे मैम को, जो अवध प्रांत की सह मंत्री हैं अखिल ज्ञानशील एकता के मंत्र के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। तो इसके साथ ही हम इस युवा चेतना पखवाड़े का समापन करते हैं, जिसमें हमने आपको पूरे पखवाड़े 12 तारीख से शुरू हुआ था, और अब तक युवाओं के नूतन स्वर आपके सम्मुख हमने रखा,
और यूं ही देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम अगला पखवाड़ा आदरणीय राजेश दीक्षित जी के जो इतिहास संकलन समिति के हैं, उनके मार्गदर्शन में बहुत जल्दी अगला पखवाड़ा ला रहे हैं बसंत पंचमी के उत्सव पर, माँ सरस्वती पूजन पखवाड़ा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी उसे देखेंगे और उसमें कही गई एक एक वाणी को आत्मसात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।